पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट गहरी सांस ले चांद को देखते हुए खुद से कहा, डोंट वरी दादू, आप चाहे कितना भी मना करो पर सोना अवस्थी को मैं वहां लाकर ही रहूंगा और आपको बताऊंगा कि जो आपने किया वो सही नहीं था। इतना कहकर वो कमरे में आता है, सोना के बगल में उसे बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन सुबह सम्राट की नींद खुल चुकी थी, वो जिम से वापस आकर बाथरूम में फ्रेश हो चुका था। सोना टॉप टू बॉटम विंटर क्लॉथ पहने किचन में सम्राट के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सम्राट नीचे आते हुए सोना से बोला, सोना जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम खाना खाकर सो जाना। सोना उसकी बात पर कुछ नहीं कहती और उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है। सम्राट अपना ब्रेकफास्ट कर बिना सोना से कोई बात करे सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। सोना अपना ब्रेकफास्ट कर सारा सफाई करती है, घर को देखने लगती है, गार्डन में आकर हर तरफ का नजारा देखने लगती है। सोना गिरे हुए स्नो को उठाकर उसमें खेलने लगती है और वहां पर बैठा करीब 8 साल का लड़का सोना को देख अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। सोना घूमते हुए उसकी तरफ देखती है तो वो लड़का इधर उधर देखने लगा। सोना उसके पास जाकर बोली, हेलो। सोना की बात पर वो लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो। सोना मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? वो लड़का धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, शिवांश राय। सोना उसका नाम सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, नाम तो आपका बहुत प्यार है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे क्या आप यहीं रहते हो? शिवांश सोना की बात पर बोला, यहाँ पर मैं घूमने आया हूँ क्योंकि अभी हमारे समर वेकेशन चल रहे हैं। सोना शिवांशु की बात पर बोली, आपके साथ और कौन कौन है? शिवांश थोड़ा उदास होकर बोला, मेरे मम्मी पापा काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, शाम को आ जाएंगे। मैं आपके बगल वाले घर में रहता हूँ। सोना अपने बगल वाले घर को देखती है जो कि बिल्कुल उनके घर के जैसा ही था, बस रंग दूसरा था। सोना शिवांश के गाल को खींचते हुए बोली, उदास होने की जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड भी काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी, तो क्यों ना हम दोनों साथ में एंजॉय करें। शिवांश सोना के बात पर खुश होते हुए बोला, तो चलिए साथ में खेलते हैं। इतना कहकर स्नो का गोला बनाकर सोना की तरफ फेंक कर मारता है। सोना बचते हुए उसके साथ खेलने लगती हैं। काफी देर खेलने के बाद दोनों अंदर चले जाते हैं। सोना शिवांशु की तरफ देखते हुए बोली, शिवांशु क्या तुम्हें भूख लगी है? शिवांश अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ लेकिन मुझे सैंडविच खाना है। सोना मुस्कुराते हुए उसके लिए सैंडविच बनाने लग जाती है और शिवांश उसके साथ बैठा उसे बनाते हुए देख रहा था। यहाँ मुंबई में ओबरॉय विला पूरे घर में सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, किसी और की नहीं, विप्लव की, जो कि आगरा से वापस आ चुका था। रचना अपने बेटे पर चिल्लाते हुए बोली, शट अप, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? पूरे घर को सिर पर उठा रखा है। विप्लव रचना के चिल्लाने पर चुप होकर उसे घूरते हुए बोला, मैंने आपसे बात नहीं की ना, तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? रचना घूरकर विप्लव की तरफ देखती है तो विप्लव उसकी नजरों को इग्नोर करके निर्जला जी के पास जाकर खुश होते हुए बोला, बड़ी माँ आपने कहा था कि मेरी भाभी है, कहाँ है? विप्लव की बात सुनकर विराट ने कहा, पहले तुम ये कंगारू की तरह उछलना बंद करो, फिर बताएंगे कि वह कहाँ है। विप्लव विराट के सामने आकर बोला, बिग ब्रो मैंने सुना भाभी ने आपको तोहफा दिया है। विप्लव अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे वो तोहफा चाहिए। उसकी बात पर विराट ने कहा, मुझे याददाश्त चले जाने वाले कीड़े ने काटा है जो मैं तुम जैसे एक कंगारू को अपना तोहफा दूंगा, वह भी मेरी जान से प्यारी भाभी ने मुझे दिया है, भूल जाओ। विप्लव विराट के कान में धीरे से बोला, मैं अपने दोस्त शैली का नंबर आपको दूंगा और वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, प्लीज मुझे दे दो। विराट विप्लव के डील पर अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के नंबर है। विप्लव ने मासूम सा चेहरा बनाकर निर्जला जी के पास जाकर बोला, बड़ी माँ देखो ना, भाई मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा। विराट निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम भाभी ने मुझे दिया है, मैं भला इस लड़के को क्यों दूं? इसकी गलती है जो बाहर घूम रहा था, इसे आना चाहिए था ना घर में, तो भाभी इसके लिए भी तोहफा लेकर आते, वो तो इसे जानते भी नहीं। विप्लव विराट की बात पर हैरानी से बोला, क्या वो मुझे नहीं जानते? इस घर के राजकुमार को नहीं जानते? रचना विप्लव को घूरते हुए बोली, अपनी बकवास करना बंद करो और उस लड़की को भाभी कहना भी। विप्लव रचना की बात पर उसे देखते हुए बोला, क्यों मॉम, अगर मैं आपको मॉम की जगह आंटी कहूं तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? इस तरह जब वो भाभी है हमारी और उसे भाभी ना कहकर कुछ और नाम से बुलाऊंगा तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना है? रचना विप्लव को मारते हुए बोली, तुम मुझसे बदतमीजी करोगे? विप्लव बचते हुए बोला, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, बस सच्चाई बता रहा हूं। निर्जला जी विप्लव को देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ बाहर घूमने मनाली गई है, जब आएगी तब अच्छे से दोस्ती और जान पहचान बना लेना। विप्लव ने निर्जला जी के बात पर खुश होते हुए बोला, इसका मतलब भाई और भाभी हनीमून पर गए हैं? भाई
बदल गए क्या बड़ी माँ, और मैं बहुत ही जल्द चाचा बनने जा रहा हूँ। रचना बुरी तरीके से विप्लव को घूरते हुए बोली, अपना मुंह बंद करके रखो, अगर दोबारा तुमने ऐसे बकवास बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विप्लव रचना के बात पर मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विराट एक गहरी सांस लेकर बोला, थैंक्स गॉड, आंधी गई यहां से। इतना कहते हुए विराट डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। यहां मनाली में शिवांश और सोना हॉल में बैठे टीवी देखते हुए स्नैक खा रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। सोना शिवांशु को बैठे रहने का इशारा कर जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। सोना उस लड़के को देखते हुए बोली, जी आप कौन, क्या मैं आपको जानती हूँ? वो लड़का सोना के बात पर बोला, बहुत जल्दी जान जाएंगे, बहुत अच्छे से। सोना उस लड़के की बात पर कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगती है, जिस पर वह लड़का कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सोना दरवाजे पर ठीक से खड़ी होते हुए बोली, जी नहीं, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। इस तरह से मेरे पति के गैर मौजूदगी में मैं आपको अंदर कैसे आने दे सकती हूँ? वह आदमी अपनी आंखें छोटी करके बोला, माय नेम इज शोभित ओबरॉय, सम्राट ओबरॉय का ब्रदर। सोना शोभित की बात पर उसे विराट की बात याद आ जाती है। उसने कहा था चुड़ैल चाचा का बेटा है, लेकिन सम्राट भाई का कार्बन कॉपी है। ये याद आते ही सोना जल्दी से रास्ते से हट जाती है। शोभित सोना को बुरी तरीके से घूरते हुए अंदर आ जाता है। उसकी नज़र शिवांशु पर जाती है, जो कि अपनी ओलिव ग्रीन आईज से उसे ही देख रहा था। शोभित उस बच्चे को देख अपनी आंखें छोटी करके बोला, कौन हो तुम, हमारे घर में क्या कर रहे हो? शिवांश शोभित की बात कर बोला, मैं तो आंटी के साथ आया था। शोभित ने सोना की तरफ देखते हुए बोला, यू नो दिस किड? सोना शोभित के बात पर हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए बोली, हमारा पड़ोसी है। शोभित अपनी एक आईब्रो पर करके बोला, क्या बात है, कल रात को ही आप दोनों यहाँ पर आए हो, आप इतनी जल्दी पड़ोसियों से दोस्ती भी करने लगी, नॉट बैड। लेकिन एक बात याद रखना, किसी अनजान को घर में कभी नहीं आने देना चाहिए, जैसे कि आपने कभी कहा था। इस बच्चे को यहाँ से बाहर कीजिए। सोना अपने कमर पर हाथ रखते हुए शोभित को घूरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, हाँ मुझे पता है कि उम्र में आप मुझसे बड़े हो, लेकिन रिश्ते में तो छोटे होना। तो सुनो, यह मेरे पति का घर है और उनकी गैर मौजूदगी में मैं एक छोटे बच्चे को यहाँ ला सकती हूँ। शोभित ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने इस बारे में भाई को बताया तो हो सकता है कि आप यहाँ रहने के लायक ना रहो, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई अनजान इंसान उनकी जगह पर आए। शिवांश उन दोनों में बहस होता देख रहा था। उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम डैड भी अक्सर ऐसी बहस किया करते थे। सोना शिवांश की तरफ देखती है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से उतर चुका था। सोना शिवांश के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, शिव चलो मेरे कमरे में चलते हैं, यह अंकल अच्छे नहीं है। शोभित एक नज़र सोना को देखकर कमरे की तरफ चला जाता है। शिवांश शोभित के जाने के बाद सोना की तरफ देखते हुए बोला, आंटी मेरे मॉम डैड आ गए होंगे, मैं जा रहा हूँ। आप अच्छे से रहना, और आपको अगर मेरी याद आए तो गार्डन में आ जाना, मैं आ जाऊंगा। शिवांश की बात पर सोना ने थोड़ा उदास होकर बोली, बाद में चले जाना। शिवांश सोना के मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठते हुए बोला, तो चलिए कार्टून देखते हैं। सोना शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए उसके बगल में बैठ जाती है और कार्टून देखने लगती है। शाम का वक्त है। शिवांश कार्टून देखते देखते ही सो गया था, जिस कारण सोना उसे अपने कमरे में सुलाकर नीचे रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। शोभित भी लैपटॉप लेकर नीचे आ जाता है। उसने कैजुअल शर्ट और लोअर पहन रखा था। सोना शोभित की तरफ देखती है और कॉफी बनाकर कॉफी टेबल पर रखते हुए वहां से जाने लगती है, जिस पर शोभित ने कहा, मैंने मांगा नहीं था। सोना शोभित की तरफ पलटकर बोली, नहीं पीना है तो कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी। इतना कहकर सोना कॉफी लेने लगती है, जिस पर शोभित कप उठाकर कहता है, मुझे चाहिए। सोना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आपको रात के डिनर में क्या खाना है बता दीजिए, मैं बना दूंगी। शोभित ने सोना की बात पर बोला, तुम्हें खाना बनाना आता भी है? सोना शोभित की बातों को इग्नोर कर किचन की तरफ चली जाती है। शोभित अपना काम करने लगता है। बीच बीच में वो सोना की तरफ देख रहा था। पिंक कुर्ती, नीचे लॉन्ग ब्लैक टू पीस के ऊपर उसने पतला सा स्वेटर पहन रखा था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। काफी देर के बाद रात हो जाती है, तभी सोना को शिवांश के कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है। सोना जल्दी से गैस बंद कर कमरे की तरफ जाती है तो देखती है शिवांश अनजान कमरे को देखकर घबरा गया था, इसलिए रो रहा था। सोना शिवांश के पास जाकर बोली, शिव तुम क्यों रो रहे हो? शिवांश अपनी बाहें फैला देता है तो सोना उसे अपनी गोद में उठाकर कहती है, स्ट्रांग बच्चे नहीं रोते, इसलिए रोना बंद करो। शिवांश सोना की बात पर चुप हो जाता है तो सोना उसे फ्रेश करवा कमरे से बाहर ले आती है। सोना शिवांश को नीचे लाकर सोफे पर बिठाते हुए बोली, कॉफी पियोगे? शिवांश अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, मुझे घर जाना है।
सोना शिवांश की बात पर अपना सिर हिलाते हुए शोभित से बोली, सुनिए। शोभित बिना सोना की तरफ देख बोला, जाओ छोड़ने। सोना मुंह बनाती है और शिवांश को लेकर उसके बगल वाले घर में छोड़ आती है। सोना टाइम की तरफ देखती है जिसमें 8 बजे बज रहे थे। शोभित वॉश बेसिन में अपना हाथ धोने के बाद बोला, डिनर लगाओ। सोना शोभित की बात पर उसे खाना सर्व कर देती है। शोभित अपना खाना खत्म करके लैपटॉप लेकर कमरे में चला जाता है। सोना वहीं बैठकर सम्राट के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे जैसे रात गहरी हो गई थी वहां का टेम्परेचर कम हो रहा था और ठंड बढ़ रही थी। देर रात सम्राट घर आता है तो देखता है सोना अभी भी जागते हुए उसका इंतजार कर रही थी। सम्राट सोना के पास जाकर उसे देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना खाना खाकर सो जाना। तुम्हें जागने के लिए किसने कहा था? सोना सम्राट की बात पर उसे देखते हुए बोली, आप आ गए, चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए डिनर। सम्राट सोना की बात को बीच में काटकर बोला, मैंने तुमसे कहा था मुझे आने में देरी हो जाएगी, मैंने क्लाइंट के साथ डिनर कर लिया है। सोना अपना सिर हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, आप जाकर फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर सोना किचन की तरफ आ जाती है। सम्राट सोना के पीछे किचन में जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? सोना सम्राट की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपने कहा था कि फैमिली के साथ सुबह और रात का खाना आपका होता है, मुझे लगा आप अकेले खाने में अनकंफर्टेबल होंगे, इसलिए मैंने नहीं खाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेले खा सकती हूँ। सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, इतनी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है, अगर इतनी बनोगी ना तो ये जो दुनिया है तुम्हें बेचकर कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सोना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे वापस ले आओगे। सम्राट अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, सोना हमारा मैरिज नॉर्मल नहीं है, इसलिए मुझ पर इतना भरोसा मत करो। सोना कैजुअल होकर बोली, मैं हमारे रिश्ते को नॉर्मल रखना चाहती हूँ तो आप एबनॉर्मल क्यों करना चाहते हो? सम्राट सोना की बात पर बोला, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों आज शाम जाने वाले हैं यहां से सीधा आसाम। सोना सम्राट की बात पर सरप्राइज होते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने दादा दादी से मिलवाने ले जा रहे हैं? सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, और तुम्हें किसने बताया कि वहां मेरे दादा दादी रहते हैं? सोना सम्राट की बात पर बोली, विराट भैया ने बताया था जब मैंने पूछा था कि आपके परिवार में कौन कौन है। सम्राट सोना के गाल को पकड़कर बोला, सोना गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ने चाहिए, और हाँ, हम वहां दूसरे काम से जा रहे हैं। सोना सम्राट की बात पर कंफ्यूज हो जाती है तो सम्राट कहता है, चलो अपना डिनर करो। सोना अपना सिर हिलाती है, खाना गर्म करके कमरे में लेकर चली जाती है। सम्राट एक नज़र सोना को देखने के बाद बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर के बाद फ्रेश होकर बाहर आता है, देखता है तो सोना ने अपना डिनर कर लिया था। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैं 1-2 दिन तक नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे साइट पर जाना है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। सोना सम्राट की बात पर बोली, आपके भाई शोभित आए हुए हैं, ये आपको पता नहीं है? सम्राट सोना की बात पर हैरान होते हुए बोला, मुझे नहीं पता, कहाँ है वह? सोना सम्राट की बात पर नॉर्मल होकर बोली, अपने कमरे में होंगे। डिनर करके वह चले गए। सम्राट सोना के बात पर अपना सिर हिलाता है और शोभित के कमरे की तरफ चला जाता है। सोना खाने की प्लेट नीचे रखने के बाद किचन की तरफ चली जाती है। इधर सम्राट शोभित के कमरे का दरवाजा खटखटाता है तो शोभित ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मुझे पता था कि आप आओगे, तो आपकी बीवी बताएगी और आप सीधा मेरे पास आओगे। शोभित की बात पर सम्राट अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो? शोभित सम्राट की बात पर बोला, यहाँ का प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, मैंने देखा आप काफी बिजी हैं, इसलिए सोचा आपकी मदद करने के लिए चला आओ। सम्राट शोभित की बात पर बोला, क्या तुझे किसी ने नहीं बताया कि हम दोनों यहाँ पर हनीमून पर आए हैं? शोभित ने तिरछी मुस्कान के साथ बोला, पत्नी घर में और पति ऑफिस में, ये किस तरह का हनीमून है? सम्राट ने बिना किसी भाव के कहा, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो पत्नी को घर में अकेला छोड़कर आप अपने काम में बिजी हो जाते हो। सम्राट बड़ी शिद्दत से शोभित को घूरते हुए बोला, शोभित मेरा रूटीन यही है और मैं किसी के आने जाने से अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। शोभित ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, सीरियसली आपकी जिंदगी बदल चुकी है क्योंकि आप वह पहले वाले सम्राट नहीं है, आपको फर्क पड़ने लगा है सोना अवस्थी से। सम्राट ने एक गहरी सांस लेकर बोला, अमृत कहाँ है? जिसके जवाब में शोभित कहता है, बहुत जल्दी आने वाला है। सम्राट शोभित के कंधे को थपथपाते हुए बोला, अब चलो, तुम यहाँ पर हो तो मुझे सोना की ज्यादा फिक्र नहीं होगी। शोभित ने गहरी नजर से सम्राट को देखते हुए बोला, क्या आप सच में उन्हें असम लेकर जा रहे हो?
आपको पता है ना वहाँ के लोग कैसे हैं? सम्राट अपना सिर हिलाते हुए बोला। जो वसीयत दादाजी ने बनाई है उसके हिसाब से सोना को वहाँ लेकर जाना जरूरी है, और जब तक सोना उनके सारे कंडीशन को ठीक से फॉलो नहीं करती वो ओबरॉय परिवार की बहू नहीं बन पाएगी, भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी हो। शोभित सम्राट की बात पर बोला। आप दोनों का रिश्ता कैसा है? बिल्कुल पति पत्नी के जैसा है, सम्राट ने जवाब दिया। शोभित ने हल्का मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशन भाई, तब तो मैं बहुत ही जल्दी चाचू बन जाऊंगा। सम्राट शोभित को घूरते हुए बोला, अपनी यह बकवास भरी बातें अपने पास रखो, ऐसा कुछ नहीं है। शोभित ने शरारती भरी आवाज में बोला, तो क्या आप प्रोटेक्शन यूज करते हो? सम्राट शोभित को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो शोभित दरवाजा बंद करते हुए बोला, वो तो मुझे कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। ओके, गुड नाइट, बाय। इतना कहकर शोभित दरवाजा बंद कर देता है। सम्राट दरवाजे पर मारकर गुस्से से बोला, बेशर्म लड़का। फिर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सम्राट जब अपने कमरे में आता है तो देखता है सोना आराम से सो चुकी थी, जिस पर सम्राट खुद से कहता है, अजीब लड़की है, मेरे आने से पहले तक मेरा इंतजार कर रही थी और अब सो गई। इतना कहते हुए सम्राट सोना को पीछे से गले से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। 3 दिन के बाद इन 3 दिनों में सोना घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं गई थी। शिवांश के साथ वह खेलती और शोभित से थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती। सम्राट सोना को कॉल करके उसका हाल चाल जान लेता, फिर अपने काम में लग जाता था। सोना शिवांश के साथ बैठी बातें कर रही थी कि वहां शोभित आ जाता है। सोना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आप कहीं जा रहे हो? शोभित ने सोना के बात पर सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, माल जा रहा हूं घूमने। शिवांश ने सोना की तरफ देखते हुए बोला, आंटी हम भी चले, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और मॉम डैड तो रहते नहीं हैं, इसलिए मैं जा ही नहीं पा रहा। सोना शोभित की तरफ देखती है, जिस पर शोभित कहता है, तुम लोगों की मर्जी, जाना है तो आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। सोना अपना सिर हिलाती है और जल्दी से अपने लिए एक कोट निकाल पहन लेती है। शिवांश पहले से ही गर्म कपड़े में था। दोनों शोभित के साथ माल घूमने के लिए निकल जाते हैं। माल रोड के किनारे बहुत खूबसूरत से दुकानों को डेकोरेट किया गया था। स्नो गिरे होने के कारण हर दुकान के बाहर खूबसूरत लाइटिंग की गई थी और लालटेन लगाया गया था, जिससे वो जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। सोना शिवांश के हाथ को पकड़कर दुकान की तरफ आ जाती है। शोभित अपने काम का कुछ सामान लेने के बाद दूसरे शॉप की तरफ चला जाता है। शिवांश सोना को एक रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां पर चाइनीज खाना मिल रहा है, चलिए ना आंटी, खाकर आते हैं। सोना शिवांश की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। शिवांश मेनू देखते हुए ऑर्डर करने लगता है और सोना चुपचाप उसे देख रही थी। शिवांश कम उम्र में ही काफी इंटेलिजेंट बच्चा था, जिस कारण सोना को उसकी बातें बहुत प्यारी लगती थी। तभी उन लोगों को गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। शिवांश मजबूती से सोना की बाजू को पकड़ लेता है। सोना भी उस तरफ देखने लगती है, जहां पर 4 से 5 गुंडे गन चलाते हुए एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे। सोना उन गुंडों की तरफ देखने लगती है। शिवांश मजबूती से सोना के हाथ को पकड़े बोला, आंटी यह क्या हो रहा है? सोना शिवांश के हाथ को थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ शिव, यहाँ पर कुछ गुंडे हैं। सोना की बात पर शिवांश डरा सहमा सा उन गुंडों की तरफ देखने लगता है। तभी उनमें से एक आदमी, जिसकी उम्र 25 साल की थी, शॉप ओनर को एक थप्पड़ मारते हुए उसके गर्दन को पकड़कर कहता है, क्या रे, तुझे कहा था ना हफ्ता देने के लिए, लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है। क्या बोल रहा था मेरे आदमी को? मैं एक कुत्ता हूं जो हर हफ्ते तुझे भीख मांगने चला आता हूं। साले चल दे मुझे भीख, इतना कहकर वो उसे लातों और घुसों से मारने लगता है। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और वो शॉप ओनर जमीन पर लेटा हुआ था। जब सोना उस तरफ देखती है तो गाड़ी के बोनट पर करीब 27 साल का एक लड़का, जिसका रंग गोरा था, आंखों पर काले चश्मा लगाए एटीट्यूड में बैठा हुआ था। सोना शिवांश को वहीं पर छोड़ जल्दी से जाकर उस ओनर को देखती है। उसके कंधे पर गोली लगी थी और वह आदमी शॉक के कारण बेहोश हो गया था। सोना उस ओनर के गाल को थपथपाते हुए बोली, अंकल आंखें खोलो, लेकिन वह आदमी बहुत ज्यादा डर गया था। सोना इधर उधर देखते हुए बोली, प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और प्लीज पुलिस को भी कॉल कीजिए। लेकिन वो आदमी सोना की बात पर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ये देखकर सोना चिल्लाते हुए कहती है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? कितने बुजदिल हो तुम लोग। गाड़ी के बोनट पर बैठा लड़का सिर्फ उसकी आवाज सुन पा रहा था, क्योंकि सोना के बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सोना अपने जेब टटोलने लगती है तो उसका फोन मिल जाता है, लेकिन जगह अनजान होने के कारण उसे एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर याद नहीं आता।
वो लड़का गाड़ी की बोनट से उतरकर अपने कदम सोना की तरफ बढ़ा देता है। सोना के पास जाकर उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, कॉलिंग एन एम्बुलेंस, चलो नंबर लिखो, कहकर वह नंबर बताने लगता है। सोना जल्दी से बिना पीछे देख एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है तो वह लड़का सोना के फोन को छीन लेता है, जमीन पर पटक देता है। सोना गुस्से से अपने बाल पीछे करते हुए उसकी तरफ देखती है और एक तमाचा जड़ देता है उसके गाल पर। वो लड़का बिना किसी भाव के सोना को घूरने लगा। उसके गोरे गाल पर सोना के थप्पड़ के निशान साफ नजर आ रहा था क्योंकि सोना ने काफी जोर से मारा था। वह जैसे ही सोना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि शोभित उसे धक्का देकर सोना के आगे आकर खड़ा होते हुए बोला, कोशिश भी मत करना। वो लड़का पीछे खड़ी सोना को देखने लगता है जिसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं था बल्कि सिर्फ गुस्सा था। वो लड़का सोना को देखते हुए फिर से मुस्कान के साथ बोला, कोशिश तो मैं जरूर करूंगा और बहुत गहराई से करूंगा। सोना अपनी आंखों में गुस्सा लिए अपने सामने खड़े उस गुंडे को देख रही थी। शोभित नीचे पड़े आदमी को देखता है और उस शॉप में डरी सहमी सी खड़ी उसकी बेटी की तरफ और सामने खड़े गुंडे से कहता है, जस्ट वेट ए मिनट। इतना कहकर शोभित उस लड़की के पास जाकर गुस्से से कहता है, तुम्हारा बाप वहां मर रहा है और हम अनजान होकर उसकी मदद कर रहे हैं। तुम यहाँ पर डरी सहमी सी खड़ी हुई हो, पुलिस को या फिर एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर सकती। 25 साल का वह लड़का शोभित की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, हीरो वाली एंट्री मारी है वे तूने। अब हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आ रही है, तुम्हारे लिए तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त। शोभित गुस्से भरी नजरों से उस लड़के की तरफ देखने लगता है कि 27 साल का लड़का सोना को देखते हुए उस लड़के से कहता है, चुप हो जा, चाली कितना गाना गाएगा, देखो तो जरा इस छमिया को कैसे हमें घूर रही है। चाली सोना की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या कर सकते हैं रुद्रा भैया, देखने में तो बड़ी गजब है। सोना अपने सामने खड़े लड़के जिसका नाम रुद्र था उसे बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोली, नाम तो बड़े महान आत्मा वाले पकड़ रखा है तुमने, लेकिन कम उतना ही निहायती घटिया इंसान की तरह। रुद्रा सोना के बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी तरह एक खूबसूरत और समझदार लड़की हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम ये चिन्नी मारी का धंधा छोड़ देंगे, आओगी क्या। तभी वहां पर 2 काले रंग की गाड़ियां आकर रुकती हैं जिसमें से बॉडीगार्ड बाहर आते हैं, रुद्र के लोगों को वहां से दूर करने लगते हैं। चाली रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, हमारे इलाके में कौन नया सांड घुस आया है। अरे आने दो भाई, हमारा जलवा मनाली में कम नहीं है, ठंड काफी बढ़ गई है, गर्मी छुड़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। रुद्र ने अपनी जैकेट को निकालते हुए कहा। चाली उसके बातों का मतलब अच्छे से समझ जाता है, अपने लोगों की तरफ इशारा करता है तो सभी वहां से हट जाते हैं। रुद्र अपनी आंखों में लगे सनग्लासेस को निकालकर चाली की तरफ फेंक देता है। रुद्र की आंखें प्योर ब्लू थी, उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। उसने सिल्वर चांदी का एक टॉप्स पहन रखा था, व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट, नीचे ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक बूट्स पहन रखे थे। उसका लुक्स भी काफी सेक्सी था। बॉडीगार्ड रुद्र को धक्का देते हैं जिससे रुद्र उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देता है और अपने कोहनी से उसके पीठ और गले पर बहुत जोर से मारता है जिससे बॉडीगार्ड नीचे गिर जाता है। सोना उस गिरे ओनर को बॉडीगार्ड की मदद से गाड़ी तक पहुंचती है। उसकी बेटी अपने पापा के साथ अस्पताल के लिए निकल जाती है। सोना शोभित की तरफ देखने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर जाती है तो देखती है शिवांश रुद्र की फाइटिंग मुस्कुराते हुए देख रहा था। इधर रुद्र बॉडीगार्ड को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। उसने लगभग 5 से 6 बॉडीगार्ड को मारकर नीचे गिरा दिया था। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव थी। तभी कोई रुद्र के सीने पर बहुत जोर से लात मारता है जिससे रुद्रा संभल नहीं पाता और 3-4 कदम पीछे हो जाता है। रुद्र घूरकर अपनी नजरें उठाकर उस तरफ देखता है जहां पर शोभित खड़ा रुद्र को ही देख रहा था। रुद्र उसकी तरफ बढ़ता है, इससे पहले ही शोभित उस पर गन पॉइंट करते हुए कहा, हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं, गलती तुम्हारी है, बदतमीजी तुमने की थी और यहाँ से हमें जाने दो। रुद्रा शोभित की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा जाने दो, मुझे लात मारा और कहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। उधार तो मैंने कभी अपने बाप से भी नहीं रखा, तुमसे कैसे रख सकता हूं, ब्याज तो देना ही पड़ेगा तुम्हें, वह भी मूल के साथ। इतना कहकर रुद्र एक लात शोभित के सीने पर मारता है और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। तभी गन शॉट की आवाज आती है। रुद्र की बाजू को गोली छू कर गई थी। तभी वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी आ गए थे। रुद्र के सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया गया था। रुद्र अपने कंधे पर हाथ रख उस तरफ देखता है जहां पर सम्राट बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। पुलिस ऑफिसर जाकर रुद्र को अरेस्ट करते हुए बोला, मिस्टर कौशिक, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुद्र अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते हुए हाथ दिखाकर बोला, चल रहा हूं, इतनी इज्जत मत दो, मुझे आदत नहीं है। इतना कहकर रुद्र आगे बढ़ जाता है। सम्राट के सामने आकर बोला, पीछे से वार करके तुमने ठीक नहीं किया, अब जेल से छूटूंगा ना, सबसे पहले तुम्हारा ही हिसाब करूंगा। सम्राट रुद्र की आंखों में देखते हुए बोला, ट्राई करके देख लेना, सिर्फ हार नसीब होगी।
रुद्र तिरछी मुस्कान के साथ सम्राट के कंधे पर टक्कर मारते हुए बढ़ जाता है तो सोना रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास शिवांश को पकड़े खड़ी थी। रुद्र गाड़ी में बैठने से पहले सोना की तरफ देखकर आंख मारता है और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। पुलिस गाड़ी वहां से सारे गुंडों को लेकर चली जाती है। सम्राट के बॉडीगार्ड एक कतार में खड़े हो जाते हैं। सम्राट सभी की तरफ देखता है तो सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे। वो सोना के पास जाकर बोला, चलो। सोना सम्राट के नाराजगी भरी आवाज पर धीरे से बोली, वह मैंने। शट अप एंड लेट सर गो। सम्राट सोना के बात को बीच में काट कर कहा। सोना शिवांश को अपने गोद में उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और सम्राट भी बैठ जाता है। शोभित पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और उनकी गाड़ी सीधा घर के लिए निकल जाती है। ओबरॉय फार्म हाउस। सोना शिवांश को सीधा उसके घर छोड़ देती है और वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं। सम्राट शोभित की तरफ देखते हुए बोला, लेट्स एक्सप्लेन मी। शोभित सोना की तरफ देखते हुए बोला, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अपनी पत्नी से पूछिए। सम्राट सोना की तरफ देखता है तो सोना रट्टू तोता की तरह बोलना शुरू कर देती है, हम लोगों को यहाँ पर आए 4 दिन हो गए हैं, हम घूमने नहीं गए थे। शोभित भैया घूमने जा रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को भी जाना है। वो हम लोगों को ले जाने के लिए राजी हो गए। हम सभी साइड रोड की दुकान की तरफ घूमने गए थे। वह अपने लिए कुछ सामान लेने चले गए। मैं और शिव रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए कि वह गुंडे लोग एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे और सबसे बड़े वाले गुंडे ने गोली चला दी। तो ओह रियली? और तुम झांसी की रानी की तरह उस आदमी को बचाने के लिए कूद पड़ी, सभी को इंसानियत के लिए लेक्चर सुनाने लगी। एम आई राइट? सम्राट ने सोना की बात को बीच में काटकर गुस्से से कहा। सोना अपना सर झुकाकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उनकी मदद कर रही थी। तो उस लड़के ने आपका दिया हुआ इतना महंगा फोन तोड़ दिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ये कहते हुए सोना की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सम्राट गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठी कसकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए कहा, सोना मैंने कहा था ना, दुनिया एक जैसी नहीं है। अगर शोभित या फिर मैं सही टाइम पर नहीं आते तो वो गुंडा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ भी कर देता, मैं खुद की मदद करना जानती हूँ। अच्छा, इतने सारे गुंडों से तुम अकेली लड़ सकती थी, इतनी बड़ी जेम्स ब्रांड समझती हो खुद को, और दूसरा कौन तुम्हारी मदद करता? उस इंसान को गोली लगी थी लेकिन किसी ने पुलिस को कंप्लेंट नहीं किया, एक आवाज तक नहीं उठाई। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर वह इंसान तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता तो कोई तुम्हारी मदद करता? ब्लडी इडियट डफर कहीं की। सम्राट सोना पर बरसते हुए कहा। सोना अपना सर झुका लेती है क्योंकि सम्राट कुछ गलत नहीं कह रहा था। वह शॉप ओनर बरसों से वहां पर काम कर रहा था, कई सारे लोग उसे जानते भी हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सभी तमाशा देख रहे थे और सोना तो अनजान थी, तो उसकी मदद के लिए कौन आता, यही सोचकर सोना को बहुत डर लगने लगता है। शोभित जब देखता है कि कैसे सम्राट सोना पर चढ़ने के लिए तैयार है तो उसने सम्राट को शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाए भाई, शायद आपकी पत्नी को जन सेवा करने का भूत सवार हो गया था, इसलिए कभी कभी होता है। सोना घूरकर शोभित की तरफ देखती है। शोभित मुंह बनाकर उसे चिढ़ा देता है। सम्राट एक गहरी सांस लेकर सोना को घूरते हुए बोला, हम लोग 2 दिन के बाद असम के लिए निकल रहे हैं। सोना सम्राट की बात पर सिर हिला देती है। सम्राट एक नजर सोना को घूरने के बाद शोभित से कहा, मुझे तुमसे प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी थी, मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था, तुमने बनाया? शोभित सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया है, बस आपको मेल करने ही वाला था, चलिए कमरे में चलते हैं। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, तुम्हारी क्लास में कुछ देर के बाद लेता हूं, तब तक मेरे लिए कॉफी बनाओ। सोना सम्राट की बात पर अपना सिर हिला देती है, किचन की तरफ चली जाती है।